नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बोलने मात्र से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो सकती। ओपीएस बहाली को लेकर कांग्रेस द्वारा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2003 के बाद 2007 में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओपीएस की मांग नहीं की गई। वीरभद्र सिंह द्वारा एक बार फिर वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ओपीएस बहाल नहीं किया गया, लेकिन अब 20 सालों के बाद ओपीएस की मांग को प्रदेश सरकार द्वारा ही शुरू करने की तरह उठाया जा रहा है। लागू तब हुआ था जब हिमाचल प्रदेश में इनके सबसे विशिष्टतम नेता आज इस दुनिया में नहीं है, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। पूरे देश भर में ओपीएस को खत्म करके एनपीएस लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले एमओयू साइन उन्होंने किया था। उस वक्त ये कांग्रेस के लोग कहाँ थे? 2003 के बाद 2007 में हम सत्ता में आए, न उस वक्त मांग हुई। लेकिन यही वीरभद्र सिंह जी 2012 में फिर से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने और 5 साल तक फिर मुख्यमंत्री रहे। तो उस वक्त ओपीएस क्यों नहीं दिया गया? 20 वर्षों के बाद ओपीएस को इस प्रकार से उठाया जा रहा है कि जैसे कि ये जयराम ने किया है। उनको अगर अपने नेतृत्व के प्रति थोड़ा भी सम्मान है, जिस वीरभद्र सिंह जी के फोटो आज भी वो होर्डिंग में लगा करके पूरे प्रदेश भर में उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं कि वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व है, उनकी अपनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम अपने नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। मैं यही पूछना चाह रहा हूं, राजस्थान छत्तीसगढ़ में 2 जगह घोषणा की है, क्या लागू हो गया क्या? लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक मुद्दा बनाने की इसको कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूं वो गलत है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ओपीएस, मेरा ये मानना है, जब तक नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो चाहेंगे इसमें मदद करने के रास्ते क्या हो सकते हैं, उन सारी बातों को लेकर के खुला विचार करेंगे, तभी संभव है कि आने वाले समय में कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आ नहीं सकती, कई वर्षों तक नहीं आ सकती, कई दशकों तक नहीं आ सकती। और इसलिए ओपीएस उनके कहने से लागू नहीं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शुक्रवार को आउटसोर्स मामलों पर बनी कैबिनेट की उपसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, राकेश पठानिया सहित प्रदेश सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपसमिति ने अधिकारियों को आउटसोर्स पर एक प्रिंट आउट तैयार करने के लिए कहा। समिति की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द आउटसोर्स के मसले को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जाए। आउटसोर्स के मामलों को लेकर 27 सितंबर को अगली बैठक होगी। इसके बाद 28 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स के एजेंडा को लाया जाएगा। चुनाव आयोग शिमला में आया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव 8 जनवरी से पूर्व होने निश्चित है। उसमें वो बातचीत करते हैं और मैं निर्वाचन आयोग के सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए गया था। सरकारी जो पक्ष है वो सरकार के अधिकारी अभी जो बैठक उनकी हो रही है उसमें रखेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरे साथ हमारे इलेक्शन सेल के जो कन्वीनर हैं श्री सुरेंद्र गंगरोक्ता जी, एक्स IAS ऑफिसर है, और श्री अंशुल बंसल जी हमारे स्टेट के लीगल सेल के कन्वीनर हैं। हम तीनों ने जो है वो पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखा है। उसमें मुख्य रूप से जो है वो इलेक्शन कब तक होने चाहिए, कौन सा समय जो है उसमें उचित रहता है। साथ ही साथ जो है वो वोटर लिस्ट जो है वो मेन उनका जो है वो एजेंडा था कि वोटर लिस्ट नॉमिनेशन के एंड जब होता है नॉमिनेशन का तब तक बनते रहेंगे। ऑनलाइन जो है वो वोटर बनता है तब तक जो है उसमें बनते रहेंगे। हमने उसमें एक सुझाव दिया है कि बल्क में जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए देते हैं उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर हो और बल्क में ना लिए जाए। उन्होंने इसे जो है मंजूर किया है
क्योंकि और उन्होंने तुरंत कार्रवाई हेतु जो है जहाँ इस प्रकार की घटनाएं खास करके बद्दी इत्यादि में हुई हैं उनका संज्ञान लेते हुए जो है वो इसका हिंदी विभाग और भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पीजी कॉलेज धर्मशाला के सभागार में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की ओर से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के विकास के लिए वरदान विषय पर देश भर में आए शिक्षकों, विद्वानों और शिक्षाविदों की ओर से मंथन किया जाएगा। भारतीय शिक्षण मंडल का यह जो कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है। अपने देश में अपनी भाषा, केवल हिंदी भाषा नहीं, अपनी सभी भाषाएं जो हैं उसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की आवश्यकता है और उनको विकसित करने की भी ज़रूरत है। इस विषय को लेकर अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, इस शिक्षा नीति में इसका कैसा प्रावधान है, क्या पद्धति का है, इस पर विचार गोष्ठी मुझे लगता है आज से 1-2-3 दिनों के लिए यहाँ होने वाली है। अपने देश के विभिन्न प्रदेशों से प्रतिनिधि इसमें आए हैं और हर एक प्रांत की भाषा अलग है। उस भाषा को कैसे विकसित करके विद्यार्थियों तक, अपने नए पीढ़ी तक कैसे पहुँचाना, इसके लिए यहाँ विचार गोष्ठी में सब कुछ होने वाला है, चर्चाएँ होने वाली है, मंथन होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं उनको आज उसका उद्घाटन हुआ, उन सब के कार्यक्रमों के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हर एक की मातृभाषा की, जैसे कि यहाँ आदरणीय मुकुल कानिटकर जी यहाँ बोल रहे थे कि मातृभाषा भी अपनी भाषा होती है। हर एक की भाषा, ये मातृभाषा, उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रयोजन है, उसका प्रावधान है। उसको अगर हम ठीक ढंग से उसको अगर यहाँ उसका उपयोग करेंगे, उसका अगर कार्यान्वयन करेंगे तो मातृभाषा भी अपनी विकसित हो जाने वाली है। मैंने कहा अभी मेरे भाषण के अंत में, मैंने आज की जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यह शिक्षा नीति हमारा स्व जागृत करने वाली है। उस स्व में सब कुछ आता है, स्वदेश आता है, स्व भाषा आता है, स्व इतिहास आता है, स्व परंपरा आती है। मुझे लगता है इस सब को जागृत करने वाली आज की अपनी शिक्षा नीति है। उसको अगर ठीक ढंग से हम अपनाएंगे, कार्यान्वित करेंगे तो स्व अपना जागृत होकर विदेश की ओर अपनी देखने की अपनी जो आज की परिस्थिति है वो खत्म। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। पहला ये जवाब हम पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, अब भी लाई है तो कब लाई है, जब किसी भी समय चुनावों की घोषणाओं की आचार संहिता लगने वाली है। आपकी नियत होती तो आप जो संसद का सत्र गया है उस संसद सत्र में इसे लाते, संसद सत्र बुलाते, चर्चा करवाते और इसे कानून में तब्दील करके इसका लाभ जो है वो हाटी समुदाय के लोगों तक पहुंचाते। लेकिन आपकी नियत में खोट लग रहा है, इसीलिए आपने इसे चुनावों से कुछ समय पहले सिर्फ एक कैबिनेट में नोट लाकर 2 लाइन का पारित कर दिया। हम आपसे मांग करते हैं, अभी आचार संहिता नहीं लगी, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, तुरंत बुलाया जाए। चुनावों की घोषणा उससे पहले बुलाइए और इसे कानून में तब्दीली कर। तो मैं हाटी समुदाय के लोगों को बधाई देती हूँ, स्वागत करते हैं, पर हम उनको कह रहे हैं आपके साथ एक छलावा, एक धोखा मात्र चुनावों के चलते वोट के तहत एक जुमला ना होकर रह जाए। हम आपके साथ खड़े हैं और मांग करते हैं कि तुरंत सत्र बुलाकर इसे कानून में तब्दील करके इन लोगों का हक और अधिकार है वो दिया जाए। मुख्यमंत्री हैं, ये साबित हो चुका है। ये कैसे साबित हुआ है? आप ही का प्रशासन, आपकी जो पकड़ है वो कमजोर हो चुकी है। निशा सिंह आपकी एक अधिकारी है, वो आपको बेनकाब करती हैं कि किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से लड़े हुए हैं। अखबारों की सुर्खियां बनी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी लक्ष्मण सीमा में रेखा में रहे।
एक मुख्यमंत्री इतना लाचार, इतना असहाय कि उसी के प्रशासनिक अधिकारी उसकी बात सुन नहीं रहे, क्योंकि फैसला कहां से होता है? अधिकारी कभी वहां से आता है, पीएमओ से फैसला आ जाता है, इन्हें ही नहीं पता चलता। कभी गृह मंत्री फैसला करके भेज देते हैं, तो कभी जेपी नड्डा जी की चल जाती है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने आज शिमला में सभी पार्टी प्रतिनिधियों, डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक की। वहीं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव किस तरह से करवाया जाए, इसको लेकर सभी पार्टी प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए हैं। इसके अलावा डीसी और एसपी के साथ भी बैठक की जा रही है। राजीव कुमार ने कहा है कि युवा मतदाताओं को मतदान के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का मकसद है। आज हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मीटिंग की थी। सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके यहाँ के पदाधिकारी लोग आए थे। सबसे पहले उनसे हम लोगों ने जानकारी ली थी कि उनकी क्या कहना है, कैसे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। और उसके बाद स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से हमने बातचीत की। अभी सभी डीसीज और एसपी से बात करेंगे, पूरी किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, किस तरीके से बच्चे खासतौर से जो ये 18+ वोटर्स बने हैं वो कैसे बाहर निकलें। थोड़ा उनमें प्रवृत्ति रहती है कि थोड़ा कम वोट करते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे और इस पे ज़्यादा जुड़े रहते हैं, सोने में देर हो जाती है तो उठने में देर हो जाती है, तो वो जल्दी जब 80 से ऊपर वाले व्यक्ति आ सकते हैं तो। शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंघा की मौजूदगी में लगे नारों को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। अब हिंदू जागरण मंच ने इस मसले को उठाया है और राकेश सिंघा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने विधायक के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। 20 सितंबर को दलित संगठनों के धर्म की स्वतंत्रता विधेयक संशोधन के विरोध के दौरान दलित नेता मीर सुख ने हिंदू धर्म से आजादी के नारे लगाए थे, जिसके बाद विधायक राकेश सिंघा को लेकर विरोध जताया जा रहा है। वहीं हिंदू जागरण मंच के महासचिव कमल गौतम ने कहा कि विधायक की मौजूदगी में हिंदू धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति और यहाँ की जो देव परंपरा है उसको अपमानित करने का काम जो ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और मीर सुख नाम के एक कांग्रेसी पार्षद ने, जो रोडू से है मूलतः, उन्होंने 20 तारीख को जो यहाँ एक अमर्यादित प्रदर्शन किया और हिंदू सनातन समाज की आस्थाओं पर कुठाराघात करते हुए जिस प्रकार के नारे वहाँ लगाए गए, उसके विरोध में हिंदू जागरण मंच ने आज ये प्रेस वार्ता की है। और हम बड़ा स्पष्ट कह देना चाहेंगे राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के घिनौने कृत्य करने से बचें, अन्यथा हिंदू जागरण मंच इन विषयों के ऊपर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और कठोर कार्रवाई करने के लिए हिंदू जागरण मंच बाध्य होगा। पिछले कल राकेश सिंघा जो है वो बहुत ही शातिर व्यक्ति है और जो वामपंथ का जहर उन्होंने जीवन भर पिया है उसको उगलने का वो काम कर रहे हैं। आज जब उनकी जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है और हिंदू समाज आज जागरूक होकर के इन विषयों का विरोध कर रहा है, तो माफीनामे का वो दिखावा कर रहे हैं। ये जो अपराध उन्होंने किया है अक्षम्य है। वो तो कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे, कोई बात नहीं, वो कोर्ट देखेगा उस विषय को। और हिंदू जागरण मंच भी इस विषय के ऊपर कोर्ट में अभी अपनी लीगल टीम के साथ हम बात कर रहे हैं, जो भी लीगली हमें हमारी लीगल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।